अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ मुक़द्दस फलक। और आज जो है हम सोशल कॉग्निशन के बारे में पढ़ेंगे। सोशल कॉग्निशन जो है ये सोशल साइकोलॉजी के बेरेन एंड ब्रेंस्कॉम के चैप्टर है, जिसमें हम सोशल और कॉग्निशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सोशल कॉग्निशन जो है ये बेसिकली दो मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड्स हैं, सोशल एंड कॉग्निशन। तो पहले जो है हम चैप्टर नेम के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल कॉग्निशन है क्या। सबसे पहले आ जाएंगे हम सोशल पे। सोशल जो है वो सोसाइटी से निकला है। सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक ही जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हों, जिनके सेम गोल हों। और कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो थिंकिंग पैटर्न होते हैं वो, अब जिस तरह हम अपनी नॉलेज को हासिल कर रहे हैं, क्या तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने थिंकिंग पैटर्न से या अपनी थॉट्स से या अपने एक्सपीरियंसेस से, जो कि हमारे 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए हम थिंकिंग पैटर्न बना रहे हैं किसी के बारे में, उसको हम कहेंगे कॉग्निशन। अब सोशल कॉग्निशन का ये मतलब होता है कि हाउ वी थिंक अबाउट सोशल वर्ल्ड, कि किस तरह लोग अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो हासिल करते हैं और स्टोर करते हैं अपने माइंड में और फिर वो अप्लाई करते हैं दूसरों पे। अब वो जो है सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। एग्जांपल ये है कि हमने देखा कि एक टीनेजर जो है वो पार्टी में गया और वहाँ पर वो जो है ड्रंक किया उसने, ठीक है, वो फुली ड्रंक है। तो वहाँ पर ड्रंक का उसका ये असर हुआ उस पर कि वो बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहा है। अब हमने ये ऑब्ज़र्व किया, हमने अपने माइंड में ये थिंकिंग पैटर्न बनाया कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, इस वजह से वो लाउड, मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा लाउड है। ये हमने अपना थिंकिंग पैटर्न बनाया उस टीनेजर के बारे में। अब हमने अपनी ये थिंकिंग बना ली कि जब भी कोई अल्कोहल ड्रिंक करेगा तो वो लाउड, उसका जो बोलने का अंदाज़ होगा वो बहुत ज़्यादा लाउड होगा। तो ये हमने अपनी थिंकिंग पैटर्न बना ली जो कि हमारे माइंड में स्टोर हो गई। अब आ जाते हैं हम ह्यूरिस्टिक्स पे। ह्यूरिस्टिक्स जो होते हैं वो मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हमें कोई भी डिसीजन क्विकली बनाने में हेल्प करते हैं। अब ह्यूरिस्टिक जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। या तो जो है हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी ओवरलोड हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, तो इसलिए हम उसके लिए जो है कंटिन्यूसली पढ़ने के बजाय हम थोड़े शॉर्टकट्स बना लेते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड ना हो। और दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है हमें उसे याद करने में मुश्किलात हो रही होती है, तो हम उसको याद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें इजी डिसीजन मेकिंग मिल जाए। ह्यूरिस्टिक्स की जो है 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स, जिसमें हम जजमेंट करते हैं बाय रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हम उनकी रिजेम्बलेंस करते हैं या तो फिज़िकल अपीयरेंस देखकर, या तो फिर ये देखते हैं कि जैसे हमने उसकी जजमेंट कर ली, ठीक है, हमने ये देखा कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है या कोई चीज़ उससे रिजेंबल करती है, तो उसके थ्रू हमने उसकी जजमेंट कर दी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कि हमारे नेबर्स में कोई रहने के लिए आए, न्यू नेबर्स आए हमारे। अब हमने देखा कि उनके पास बहुत सारी बुक हैं, तो अब हमारे माइंड में ये प्रोटोटाइप का यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हमारे माइंड में क्लिक होती है किसी को देख के, वो, तो हमने अब उनको देख के ये माइंड में बना दिया कि इनके पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, इसका मतलब ये लाइब्रेरियन हो सकती है। या तो फिर अगर हमने देख लिया कि उनके पास लैब कोट है, तो हम उससे अपने माइंड में ये वाली जजमेंट बना सकते हैं कि ये डॉक्टर हो सकती है। तो अब हमने क्या किया कि उनकी जजमेंट की उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, या तो फिर जो चीज़ उनसे रिजेंबल करती है उस चीज़ से हमने उनकी जजमेंट बना ली। तो इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। फिर नंबर 2 पे आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पहले से है। अब इसका ये मतलब होता है कि हम अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये हमारी बेस होती है ईज़ ऑफ रिट्रीवल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। अब ईज़ ऑफ
रिट्रीवल ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है हम उसको यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अब हमारे माइंड में एक ये है कि जो बिगर कार्स होती हैं वो मोर सेफ़र देन स्मॉलर कार्स। अब स्मॉलर कार्स जो है उनके चांसेस जो एक्सीडेंट के होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जो बिगर कार्स होती है उनके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर ये हो गया कि पहले हमने ये जजमेंट बनाई थी कि जो बिगर कार्स होती हैं वो मोर देन सेफ होती हैं स्मॉलर कार से, लेकिन जो स्मॉलर कार्स है उसके एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम है और जो बिगर कार्स होती हैं उनके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमारे पास ये आ जाता है अवेलेबिलिटी पे। अब जो नंबर 3 ह्यूरिस्टिक है वो है इनकोरिंग एंड एडजस्टमेंट। It involves the degree to use our number of value as a starting point and then make an adjustment. अब इनकोरेंस के वर्ड से आपके माइंड में ये आ रहा है कि पहले हम जो है जैसे कि मार्केटिंग के में हम बार्गेनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अब इसका मतलब कि हम बार्गेनिंग करेंगे उसके बाद उससे एडजस्ट भी करेंगे। अब इसकी एक मैं एग्जांपल आपको दे कि एक आदमी है वो अपनी कार बेचना चाह रहा है, तो उन्होंने जो है अपनी कार की प्राइस जो है वो 12 लाख लगाई थी। तो अब जो है जो पर्सन है जो बाय करना चाह रहा है वो उन्हें ये कह रहा है कि नहीं मुझे जो है ये 8 लाख में ख़रीदनी है। तो अब यहाँ पर इनकी थोड़ी बार्गेनिंग चलेगी। बार्गेनिंग चलने के बाद ये थोड़ा उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ना उनका नुकसान हो या ना हमारा नुकसान हो। इसमें ये करेंगे कि वो कहेंगे कि चलें आप मैं 8 में तो नहीं दे सकता, आप ऐसा करें कि कुछ बढ़ा दें, जैसे कि 10 लाख कर दें, जिससे ना 12 रहेगा ना 8 रहेगा। 10 जो है ये एडजस्ट करने की बात आ जाती है फिर यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर जो है हम इनकोरिंग और एडजस्टमेंट का प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो इस तरह से दोनों को ना लॉस होगा, हमारी बात एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है 4th टाइप है वो है स्टेटस क्यू ह्यूरिस्टिक। इसमें जो है हम ये देखते हैं कि जो चीज़ बहुत पुरानी है या अभी तक चल रही है वो ही चीज़ अच्छी है। मीन्स ओल्ड इज़ गोल्ड। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि अब एक ओल्ड चॉकलेट का ब्रांड है और एक न्यू चॉकलेट का ब्रांड है। अब हमें जो है हम उसका टेस्ट चेक करना है कि किसका ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे माइंड में ये है कि जो चीज़ पहले से चलती हुई आ रही है लोग उसी को ज़्यादा उसका टेस्ट पसंद करें, तो वही अच्छा है जो कि ओल्ड है, अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अब आ जाते हैं हम स्कीमास के ऊपर। मेंटल फ्रेमवर्क्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोशल इंफॉर्मेशन। अब स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास आर बेसिकली मेंटल फ्रेमवर्क्स, मीन्स द मेंटल स्ट्रक्चर दैट अलाउ अस टू प्रॉपरली थिंक। अब इसका ये मतलब कि हमारे डेली बेसिस में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं और जो लर्निंग हो रही होती है उसके बिना पर हम अपने माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन और फ्रेमवर्क्स बना लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में मैं देती हूँ, इसको कहते हैं स्कीमास। अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि अब हम डॉक्टर के पास गए, अब वहाँ पर जो है हमें पता है हमने थोड़ा वेट करना है, नर्स आएंगी, नर्स आने के बाद वो हमें डॉक्टर के पास लेके जाएंगी और फिर कहेंगी कि डॉक्टर जो है हमारा चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद हमें मेडिसिन देंगे, मेडिसिन देने के बाद हमारा बिल होगा। मतलब कि हमें एक पूरी ऑर्गेनाइज वे में जो सीक्वेंस होता है हमें वो पता चलता है थ्रू स्कीमा। तो इसको जो है हमने डेली बेसिस से इस तरह लर्न करते हैं कि हमने थ्रू अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस से जो चीज़ माइंड में बना ली है, मीन्स अपने माइंड में इंफॉर्मेशन और फ्रेमवर्क बना लिया है, तो इसको हम कहेंगे स्कीमा। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ स्कीमास ऑन आवर सोशल कॉग्निशन, जिसके जो है 3 प्रोसेस हैं। नंबर 1 जो है अटेंशन, नंबर 2 इनकोडिंग, नंबर 3 जो है रिट्रीवल। अब अटेंशन का क्या मतलब? अटेंशन का ये मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हम नोटिस करें, मतलब जिस पर हमारी तवज्जो है। अब इसकी हम जिस चीज़ के ऊपर मुतवज्जा होते हैं उसको हम कहेंगे अटेंशन। वो जो हमारी अटेंशन है वो उस वक्त
ये है कि अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हमारी फ्रेंड जो है वो हमसे बात कर रही है, इसके अलावा क्लासरूम में और भी स्टूडेंट्स हैं जो बात कर रहे हैं, मगर हम उन पे तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ अपनी फ्रेंड की बात पे तवज्जो देंगे, क्योंकि हमारी अटेंशन फुली अपने फ्रेंड की बात पर है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे अटेंशन। उसके बाद जो है फिर आ जाता है इनकोडिंग। इनकोडिंग जो इसका ये मतलब है कि वो जो नोटिस हुई हुई इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने माइंड में स्टोर कर ली, उस स्टोर होने की प्रोसेस को कहते हैं इनकोडिंग। इसकी मैं एग्जांपल आपको ये दे कि हम जिस चीज़ पे अटेंशन देते हैं तो वो चीज़ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में सेव हो जाती है। अब ये जो इनकोडिंग का प्रोसेस है ये जो है हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हो रहा होता है। हम अपनी सेंसेस के थ्रू अपने माइंड में इंफॉर्मेशन या अटेंशन जो भी होती है उसको सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब थर्ड पे आ जाता है रिट्रीवल। रिट्रीवल का ये मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में इनकोडिंग के ज़रिए सेव हुई भी है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है अब, और उसको हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। उस रिकॉल करने की प्रोसेस को कहते हैं रिट्रीवल, मींस रिकॉलिंग बैक ऑफ स्टोर इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर जो कि है प्राइमिंग, विच स्कीमास गाइड आवर थॉट्स। आवर एक्सपोजर टू अ Our exposure to a certain stimulus influence our response to another upcoming stimulus। इसका ये मतलब है कि हमारा जो कि अगर हमें एक स्टिम्युलस मींस हमारा जो एक्शन, थॉट और रिस्पॉन्स, फीलिंग्स स्टिम्युलस से एक्सपोज कर दिया जाए तो आगे आने वाले स्टिम्युलस जो हैं वो हमारा रिस्पॉन्स और हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा उससे। अब इसके एक एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि अगर हमने कोई हॉरर मूवी देखी है और बाद में आप अपने रूम में जाएं, रूम में कोई भी ना हो, आप अकेले हों, हॉरर मूवी आपने पहले देखी भी है, अब आप अपने रूम में गए, वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो अचानक से देखेंगे कि कर्टन जो है, पर्दा जो लगा हुआ है वो अचानक से हिल रहा है, तो और अचानक से कोई आवाज़ भी आ रही है, तो आप डर जाते हैं। तो इसमें ये बात होती है कि आपको ये लगता है कि कोई भूत आ गया, लेकिन इससे ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट स्टिम्युलस था मींस कि हमारा वो क्या था, हॉरर मूवी, और हमारा सेकंड स्टिम्युलस क्या है, कर्टन, और वो जो आवाज़ हमें आई है, इन दोनों का आपस में ये इन्फ्लुएंस हुआ कि हमारा जो फर्स्ट हॉरर मूवी हमने देखी हुई थी वो स्टिम्युलस जो है हमारा यहाँ पर दोबारा से मीन्स के जनरेट हुआ कि हमने ये देखा कि हमारा जो कर्टन हिलने का वो था, हमारे माइंड में वो स्टिम्युलस आ गया कि हमें डर लगा जो हमने पहले मूवी देखी थी। फर्स्ट वाला स्टिम्युलस दूसरे वाले स्टिम्युलस से इन्फ्लुएंस हुआ। और अब इसी का उलट जो है वो है अनप्राइमिंग, जो कि है डिक्रीज इन द प्राइम नॉलेज, मीन्स द इफेक्ट ऑफ स्कीमा दैट नॉट लॉन्गर इन्फ्लुएंस सोशल थॉट और बिहेवियर। मीन्स के पहले प्राइमिंग में जो है हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा था फर्स्ट स्टिम्युलस और अपकमिंग स्टिम्युलस, और जो अनप्राइमिंग है इसमें हमारा स्टिम्युलस जो है वो दूसरे स्टिम्युलस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो कि अपकमिंग स्टिम्युलस था उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि डिक्रीज। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे जो है कि है पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ एरर इन सोशल कॉग्निशन। मीन्स कि हम एरर्स के बारे में बात करेंगे। बाय टोटली रैशनैलिटी इज रेयर देन यू थिंक। कभी कभी ये होता है कि हम अपनी जो जजमेंट बनाते हैं और जो डिसीजन मेकिंग करते हैं अबाउट सोशल वर्ल्ड, जो हमारी सोच होती है वो कभी कभार गलत प्रूफ हो जाती है, मगर फिर भी हम जो है ट्राई करते रहते हैं। तो इसमें एरर्स में सबसे पहले आ जाता है ऑप्टिमिस्टिक बायस। इसका ये मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही होती हैं हम उसे अज्यूम करते हैं कि ये हमारे साथ अच्छी होती हैं, और जो हमारे साथ बुरी चीज़ें हो रही होती हैं हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये हमारे साथ तो नहीं हो सकती। अच्छी चीज़ों को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं और बुरी चीज़ों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक रिसर्चर थे जो इन्होंने रिसर्च की थी लोगों पे, और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग को मैं एक टास्क देता हूँ और ये क्या उनसे मतलब कि उनके ऑप्टिमिस्ट बायस को चेक करने के लिए उन्होंने रिसर्च की थी कि उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अगर यहाँ
यहाँ से अपने घर जा रहे हों तो रास्ते में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो काफ़ी लोगों ने फिर उन्होंने ये कहा था कि आप अपने हैंड रेज़ करें जिनके साथ ये हो सकता है, तो किसी ने भी अपना हैंड रेज़ नहीं किया था। तो सब ने ये कहा था कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम डायरेक्ट अपने घर पहुँचेंगे। मीन्स के सब ने ये कहा था कि हमारे साथ अच्छा होगा, ऑप्टिमिस्ट बायस का यूज़ किया था कि हमारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। उन्होंने अपनी अच्छी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट किया था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ, हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। मीन्स के सब ने ऑप्टिमिस्ट बायस को यूज़ किया और अपनी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे अस्यूम किया कि हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। फिर इसकी दूसरी चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बैरियर। इसमें जो होती है हमारे पास आईनेस आ जाती है। मीन्स के ओनली मी वाली फीलिंग जो होती है वो होती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस वाला बैरियर यूज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि सक्सेसफुल जो है सिर्फ मैं हो सकता हूँ, आप तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अगर किसी बॉस ने किसी को अपने ऑफिस में इनाम देना हो तो हम सबसे पहले आगे आ जाते हैं। हम ये कहेंगे कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मेरा है, आप में से कोई तो इसे डिज़र्व ही नहीं करता। इसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। अब थर्ड एरर जो है वो है प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी में ये होता है कि जब आप सोचते हैं कि मैं इतने टाइम में ये काम कर लूँगा, बट वो उतने टाइम में वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्टिमिस्ट बायस आ जाती है। आप ये सोचते हैं कि हाँ, हो जाएगा, बट वो आप टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप ये नहीं देखते कि इसमें ज़्यादा टाइम लग भी सकता है, लेकिन आप यही कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, पर वो बाद में नहीं हो जाता। तो इसमें यह आता है कि आपकी प्लानिंग फैलेसी आ जाती है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, जो है सिचुएशन स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ एरर इन सोशल कॉग्निशन, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग एंड मैजिकल थिंकिंग। अब हम बात करेंगे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के बारे में, जो कि है, इसमें ये आ जाता है कि काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में हम ये करते हैं कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं होते, हम नाशुक्री करते हैं। अगर हमारी फर्स्ट पोजीशन नहीं आती, मीन्स हमारी सेकंड पोजीशन आई होती है, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमारी फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आई, इसलिए कि हम उस हाल में खुश नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ और अच्छा हो। हालांकि हमारे साथ सेकंड पोजीशन भी आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, हम नाशुक्री करते हैं कि हमारी फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आई। हम किसी भी हाल में खुश नहीं होते। इसमें काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है। अब सेकंड एरर जो है वो है मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग जो है वो ये प्रोसेस है, मीन्स इसमें थिंकिंग डिस्टॉर्शन, थिंकिंग एरर और ट्रैप और एरर मीन्स के इसमें हमारी थिंकिंग में जो है वो एरर्स आ जाते हैं। मीन्स के हमारे पास इर्रेशनल थॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इर्रेशनल थॉट की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो हमारे माइंड में बैठ जाती है कि नहीं, बस ये है। मीन्स के हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन, फोबिया, फियर वाली फीलिंग होती है हमें। ये सब कुछ फीलिंग जो है, फोबिया, फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब हमारे साथ हो सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि हम सुबह हम ये कहते हैं कि आज मैंने किसका मुंह देख लिया था, या रास्ते में कोई वो मिसाल जो होती है कि काली बिल्ली आ गई थी इसलिए पूरा दिन बुरा गुजरा। ये सारी जो थिंकिंग होती है ये हम अपने माइंड में बना देते हैं। ये जो सारी अनरिलेटेड चीज़ें होती हैं, काली बिल्ली या किसका मुंह देख लिया था, अनरिलेटेड चीज़ों को हम इंसान जो है अपने साथ जोड़ लेते हैं और हमें ये लगता है कि ये सही है कि हमने उसका मुंह देखा था तो इसलिए हमारे पूरा दिन बुरा गुजरा। हमारे माइंड में ये थिंकिंग बन जाती है। अब थर्ड एरर जो है वो है टेरर मैनेजमेंट। इसमें ये होता है कि हम डिफेंसेस यूज़ करते हैं कि जो डेथ की तरफ हमें चीज़ें लेके जा रही होती हैं, हम उसके अगेंस्ट जाते हैं कि हाउ पीपल प्रोटेक्ट themselves against concern about death। इसमें ये होता है कि reduce chances to death। इसमें हम ये करते हैं कि हमें डेथ जो है वो यूनिवर्सल फिनोमिना है, अब मौत सबको आनी है, लेकिन हम डिफेंसेस यूज़ करते हैं कि नहीं, हम नहीं मर सकते, वी विल डाई। इस तरह के कॉन्सेप्ट तो हमारे पास होते ही नहीं है। हम कोप अप करते हैं इस तरह की चीज़ों से।
अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, जो कि है अफेक्ट एंड कॉग्निशन, हाउ फीलिंग शेप थॉट्स एंड थॉट्स शेप फीलिंग्स। इसका ये मतलब है किस तरह हमारे जज्बात हमारे ख्यालात और ख्यालात हमारे जज्बात को शेप करते हैं, मीन्स उन पे क्या असर होता है। तो इसकी पहली हेडिंग है द इन्फ्लुएंस ऑफ अफेक्ट ऑन कॉग्निशन। इसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक मूड कॉन्ग्रुएंट इफेक्ट और दूसरा होता है मूड डिपेंडेंट मेमोरी। मूड कॉन्ग्रुएंट इफेक्ट ये होता है कि हमारे साथ कोई अगर हमारा हैप्पी मूड हमारे माइंड इससे इफेक्ट हुआ उस अराउजल से कि हमें इससे लव फील हुआ है, हमें उनसे प्यार हुआ है। या तो एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे अच्छा समझ आ जाएगा कि हम ये कहते हैं गर्ल्स फील मोर पेन देन बॉयज़। अब हमने क्या है अपने माइंड में ये थिंकिंग बना ली कि बॉयज़ को जो है कम पेन होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बट ये थिंकिंग हमने बनाई है, हमने ये अपने माइंड में बनाया कि गर्ल्स को पेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बट असल में इंसान जो है दो ह्यूमन सब इक्वल हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, पेन उन्हें भी होता है, सेम होता है, लेकिन हमने अपने माइंड में एक स्कीमा बना लिया है, लेकिन दोनों को सेम पेन होता है, फीलिंग उनकी सारी सेम होती है। ये हमारी थॉट और पैटर्न में डिफरेंस है कि हमने ये माइंड बना लिया है कि बॉयज़ को कम पेन होता है और गर्ल्स को ज़्यादा। तो इसमें ये क्या हुआ कि हमारी कॉग्निशन जो है, हमारा पेन जो है वो क्या है, हमारी फीलिंग है, और हमारा जो हमने माइंड में बनाया है अपनी थिंकिंग को कि बॉयज़ को कम पेन होता है, वो हमारी थिंकिंग है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इस बुक का लास्ट टॉपिक। इसमें है अफेक्ट एंड कॉग्निशन, मीन्स के सोशल न्यूरोसाइंसेस एविडेंस फॉर टू सेपरेट सिस्टम। टू सेपरेट सिस्टम कौन से हैं? एक है अफेक्ट, एक है कॉग्निशन। इसमें ये बात हो रही है कि जो अफेक्ट एंड कॉग्निशन है, ये जो है एक्चुअली टू डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि एक दूसरे से डील करते हैं। कॉग्निशन जो है वो हमारी थिंकिंग पैटर्न, थॉट्स, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग इससे डील करता है, और जो हमारा अफेक्ट है वो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और मूड वगैरह जो है उससे डील करता है। तो ये बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट बोथ जो है एक साथ इन्फ्लुएंस होते हैं। इनका डीलिंग प्रोसेस जो है वो दोनों का हो सकता है, और ये दोनों जो है बोथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। वन इन्फ्लुएंस कैन एंड वन अनदर, ये बोथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बोथ इन्फ्लुएंस वन अनदर है। तो ये दोनों डिफरेंट, कॉग्निशन एक अलग है और अफेक्ट एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।